Yeah. So another session we are coming with another session, that is polynomial chapter 2 of ninth class. And in this series, as you all know, that what we are going to do, we will going to do to complete the whole syllabus for the IIT JEE exam, UPSC, NTSC, UPGSC, all the exam, because 9th and 10th exam CSET में भी आते हैं, जो कि UPSC है, PCS के whatever you want to prepare. So कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए. मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू डू, हाउ यू थिंकिंग लॉजिकल. सो पोलिनोमियल एक चैप्टर ऐसा है जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है. इफ यू गोइंग टू एंटर इन द नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम, देन यू हैव टू नोज ईच एंड एवरी कीवर्ड्स फ्रॉम द एवरी चैप्टर, राइट. तो ये चैप्टर पोलिनोमियल चैप्टर 2 है क्लास 9 का, और इसको हम बेसिक से खत्म करेंगे. अगर आपका फोर्थ में कुछ भी वीक रह गया प्रीवियस क्लास में, कोई कंसर्न नहीं है. यहाँ पे हम बहुत बेसिक्स कवर करेंगे, और साथ के साथ हम बेसिक्स टू एडवांस, मतलब जितना भी एग्जाम पूछा जाएगा आपका, कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप जामिया इस्लामिया किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. और इस प्लेटफॉर्म पर आप करने के बाद आप ओलंपियाड दीजिए, कुछ भी एग्जाम दीजिए, यूपीजीएससी, एनटीएससी, कुछ भी एग्जाम दीजिए, नो डाउट यू विल गोइंग टू द बेस्ट. ओके, सो दिस इज चैप्टर. हम यहाँ पे डेफिनेशन कंसेप्ट सब पढ़ेंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या करना है. आपको सिंपली अपने एक नोटबुक करनी है. आप हमारी 9th क्लास लिस्ट में चली जाएगी, वो पूरी की पूरी कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चंस कराएगी, आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे. आप उन क्वेश्चंस को एक नोटबुक बना लीजिए अपनी सी. एटलीस्ट यू हैव टू मेक 200 पेजेस नोटबुक. 200 पेजेस नोटबुक में आप अपना चैप्टर वाइज लिखते चलिए, और सारे कंसेप्ट आपके पास एक ही जगह आ जाएगा. नोट क्या आपको इसके बाद कुछ बुक पढ़ने की जरूरत है? कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर नोट्स डाल दिए गए, प्रॉपर फॉर्मूले डाल दिए गए, कुछ भी इससे बाहर नहीं है. सो यू हैव टू स्टिक ओनली ऑन दिस नोट्स. ठीक है, आपको सिर्फ इस नोट्स में स्टिक हो जाना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट. सो कम, लेट्स स्टार्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर आईआईटी and whatever you want to crack the exam, that exam for that exam, right. So chapter 2 polynomial, we will be talking what is polynomial. सबसे पहले हमें polynomial समझ में आना चाहिए, क्या polynomial है. बेसिकली आप 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हो polynomial क्या है. polynomial की अगर हम बात करें, polynomial is an algebraic expression, और जहां भी algebraic expression की बात आ जाएगी, इसका मतलब है वहां पे हमें constant term भी मिलेंगी और variable भी मिलेगा. constant term कौन सी होती है? जैसे नंबर that constant term कौन सी हो जाएगी? जो नंबर होते हैं, जैसे 7 4 3 2, तो इसमें क्या गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म के साथ भी क्या होते हैं? वेरिएबल भी होते हैं. तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 7x², 9x, 90y³. ये सारे एग्जांपल क्या है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल से मिलकर बन रहे हैं. तो ये सारे एग्जांपल किसके? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब है. तो आइए डेफिनेशन का एक एक वर्ड का मतलब समझिए. पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है व्हिच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर को हमने बताया कांस्टेंट बोलते हैं. वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स हैं. एंड एक्सपोनेंट, और वेरिएबल की पावर कुछ भी होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे. समझ में आ गया? सो व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच इंक्लूड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट. आज के बाद पोलिनोमियल लोगों को पता ही नहीं होता कि पोलिनोमियल है क्या बेसिकली. तो ये है पोलिनोमियल. ऐसी टर्म जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ऐसा, जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट हो, उसको हम क्या, उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे पोलिनोमियल बोलेंगे. Further, it is the expression in which the variable have only positive integral power. This is very important. यहीं से आपकी ओलंपियाड और एनटीएससी ने क्वेश्चंस बनाना चालू कर दिया. क्या क्वेश्चन बनाया ओलंपियाड एनटीएससी ने? उन्होंने बताया कि पोलिनोमियल की पावर कैसी होनी चाहिए. तो पोलिनोमियल की पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रल. इंटीग्रल मतलब कंबाइन एक नंबर, कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं. आप इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया. तो यहाँ से दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है पोलिनोमियल. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, ये तीन चीज मिलके लाइक दिस, ये सारे क्या है? पोलिनोमियल हो गए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है और उनकी पावर है. और इनकी पावर भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, ये एल्जेब्रिक इसकी पावर हो गई. एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल क्या क्या होता है पोलिनोमियल के, जैसे कि, ठीक है, तो कि आपसे क्या हुआ 1 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से पोलिनोमियल है या नहीं है गिवन पोलिनोमियल में से. तो अगर हम सबसे पहले बात करें, पहला एग्जांपल देखो, 4x³ + 3x² + x + 3 इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x. ये किस पोलिनोमियल? क्योंकि आप पोलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा कितने वेरिएबल में है, तो इसमें पूरी इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल दिखा है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है
और उनकी पावर भी सारी कंप्लीट है, इंटीग्रल है और पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये लेकिन किस में है, ये एक ही वेरिएबल x में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब सेकंड देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप लोगों को क्या लगता है? गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। इट इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? नो बेटा, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इट हैज नेगेटिव पावर। जबकि अभी हम क्या पढ़ के आए कि पावर हमारी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पावर अगर नेगेटिव होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता नेगेटिव पावर की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? थर्ड वाला एग्जांपल 3x की पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर देखिए पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल मतलब कंप्लीट नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए, पॉइंट डेसिमल में पावर नहीं चाहिए, पावर सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए तो हमारा चल जाएगा। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, बट पावर हमारे साथ पॉजिटिव और इंटीग्रल होनी चाहिए। यहाँ से दो कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल में आपके पास टू कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कि पावर इंटीग्रल एंड आपकी पावर पॉजिटिव। सेकंड, पॉलिनोमियल आर डिनोटेड बाय, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनोमियल वर्ड p से स्टार्ट होता है और पॉलिनोमियल इसलिए किससे डिनोट किया जाता है? p। अगर आपका पॉलिनोमियल और qx से भी, क्योंकि हम क्वोशिएंट भी लेते हैं पॉलिनोमियल, तो आपका पॉलिनोमियल अगर मान लो x में है, कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल किसमें है? x वेरिएबल में। तो हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? इसे हम पॉलिनोमियल x से डिनोट कर सकते हैं या फिर gx से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि px और gx इज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल इन whatever the variable that will be closed in the bracket. Clear बेटा? Now second बात, in the above polynomial 2x square, 3y and 2 are the terms of the polynomial. अब terms क्या होता है? terms समझ लीजिए बेटा, terms क्या होता है? देखो, जब भी कोई पॉलिनोमियल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये एग्जांपल। पॉलिनोमियल में टर्म होती है, टर्म का मतलब होता है जैसे ही कोई एक कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, उसके बाद प्लस आ जाता है तो वो दूसरी टर्म में स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऑपरेशनल साइंस जैसे ही आ जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं इसी पॉलिनोमियल में आपसे पूछूं तो ये इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, तो आप क्या लगाएंगे? इस पॉलिनोमियल में हमारे पास वन टर्म, फिर ऑपरेशन आ गया सेकंड टर्म, एंड फिर तो प्लस का साइन आ गया तो थर्ड टर्म। इसमें कितनी टर्म है पॉलिनोमियल में? इसमें थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थ्री टर्म। तो हम पॉलिनोमियल में कैसे टर्म निकाल सकते हैं? इस तरीके से हम बता सकते हैं पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है। 2 and r the 3 are the coefficient of the s square and y। अभी अगेन हमने जो बात करी कि किसी भी एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, अगर इसी टर्म को हम ले लें तो इसमें कोफिशिएंट कौन से होंगे? 4। इसमें कोफिशिएंट कौन सा होगा? 4 कोफिशिएंट, 3 कोफिशिएंट, एंड 3 क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा तो वो कांस्टेंट होगा, राइट? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम इनको सिस्टम से पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल क्या होता है, राइट? तो सबसे समझिए पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल, पूरे एक्सप्रेशन में अगर वन वेरिएबल है, जैसे पावर कुछ भी हो लेकिन x है 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें क्या है? पूरे में वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल होगा, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा? उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का आप ले सकते हैं इसको x क्यूब प्लस x माइनस 4। इसमें क्या पॉलिनोमियल है? सिर्फ पावर भूल जाओ, सिर्फ वेरिएबल देखो, क्या वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, क्योंकि इसकी x है, यहां पर भी x है, पावर से हमें मतलब नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा, और दैट इज वन वेरिएबल इज x। सो इट इज डिनोटेड बाय, बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय px, बिकॉज़ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा सब। देन r square plus 2 is a polynomial in variable r and is denoted by pr। अब आप खुद बताएंगे लोगों को कि किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल? ये r वेरिएबल में, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन r वेरिएबल इक्वल्स टू r square plus 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? थर्ड की बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देखोगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स।
अब हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज, हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए। पहला कैटेगराइज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अभी हमने बात करी ना, जैसे जैसे प्लस माइनस के साइन आते जाएंगे टर्म्स हमारी चेंज होती रहेंगी। और द नंबर ऑफ द डिग्रीज, अगर डिग्रीज जैसे पावर एक्सपोनेंट की बात करें हम, अगर जिसके एक्सपोनेंट होंगे उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल हमारा ये है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट वैल्यू, यहां से अगेन इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है आपकी, इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क करके लिखिए, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले इसमें टर्म बताओ मेरे को, टर्म कितनी है, तो फर्स्ट टर्म फिर प्लस आ गया, सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म फिर फोर्थ टर्म, ये फोर टर्म। लेकिन इसमें क्या कहना है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर, वही डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा होगा, इसमें कौन सी पावर है हाईएस्ट, 3, तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की px पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है, इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, क्लियर। चलो now zeros of a polynomial, if px is a polynomial then the number a will be the zero of the polynomial pa equals to 0, we can find the zero of the polynomial by equating it to the zero। देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल का रूट क्या है। क्योंकि जैसे ही आप सबको पता है, अगर हम किसी की भी रूट की वैल्यू, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 लिख देता हूं इक्वल्स टू 0, तो रूट क्या होगा इसका, रूट होगा कि हम x की वैल्यू ऐसी जो रख दें जिसके जिसके केस में वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, 0 दे दे, हमें राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो हमें पता है अगर मैं 4 माइनस x की वैल्यू 4 रख देता हूं तो मुझे आंसर 0 मिल जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल ही मिलेगा। इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इक्वेशन पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे रूट क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे हमारी इक्वेशन 0 हो जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, क्लियर। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब आपके इसी चैप्टर में आपसे कहेगा फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे एक पॉलिनोमियल दे दिया कि px आपका x 4 है, अब आपको इसका जीरोस निकालना है। तो आप इस px का जीरो कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल सा एक रीजन पता होना चाहिए कि हम इसका पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, लेट्स ये एग्जांपल आ गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x 4। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू इक्वल टू जीरो। जो भी पॉलिनोमियल आपको जीरो से निकालना हो उसको सीधे बेटा जीरो के इक्वल रख देना है, ठीक है। जीरो निकालने के लिए कहना है जीरो ही उस पॉलिनोमियल को, जैसे इसका पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल ही रख दो, तो x 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू नंबर का रहेगा, नंबर के पास तो ये 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो गया, देयरफॉर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये पता पड़ रहा होगा, अगर जैसे हम इसमें 4 रखेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 4 क्या है, जीरोस, बेसिकली अदर लैंग्वेज में क्या कहें, जीरोस को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। नाउ ये बेटा ओलंपियाड में बहुत बार पूछा गया है, 10th क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल का वन रूट है, ठीक है, पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही रूट है, और एक रूट मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी पावर x की पावर एक ही है, x की पावर एक ही है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक ही लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स होंगे बेटा, जितनी पावर होती है ना हाईएस्ट डिग्री उतने ही रूट्स होते हैं, तो इसकी तो एक ही है तो एक ही रूट होगा। तो ये x एक्सिस को कितनी बार डिवाइड करेगा, तो बेटा देखो जितने रूट्स होते हैं ना वो उतनी ही बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ये वाली आपकी x एक्सिस है तो इसे कितने पॉइंट पर किया, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में टू रूट्स हैं तो वो कितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर किसी के दो रूट्स हैं तो वो पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके का बनेगा कि वो x एक्सिस को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जितने रूट्स उतने ही x एक्सिस को वो डिवाइड करेगा। अगर किसी का कोई रूट्स नहीं है तो उसके लाइन पॉसिबल तो है, बन तो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, वो x एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर पाएगी,
एक्सेस उसको टच ही नहीं कर रही होगी। तो जितने रूट्स उतने ही हमारे क्या होंगे, एक्स एक्सेस को कट करेंगे। क्लियर? फाइंड P1 फॉर द पॉलिनोमियल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो वेरिएबल आता है ना, पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन कुछ भी जो होता है, इसकी जगह 1 रख देना है। तो वेरिएबल क्या है बेटा, p है, तो हमें फाइंड P1 लिखना है। तो P1 का मतलब क्या हो गया, आपको जहां जहां इसका पॉलिनोमियल में p लिखना है वहां 1 रख देना है। तो हमारे लिए इजी है, pt = t² - t+1 है ना, तो हम क्या करेंगे, p की जगह 1 रख देंगे। तो p की जगह 1 रख देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p1 आ गया इक्वल्स टू 1² - 1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, आंसर आपका 1² आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, हम वेरिएबल की जगह जहां जहां हमारी पूरी इक्वेशन में होगा हम उसको निकाल लें। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, है ना। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से क्या है, हमारे पास दो थ्योरम है बेसिकली इसमें, एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसमें है ना, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग 3rd 4th 5th क्लास में बात करते हुए आते थे। तो रिमाइंडर में है ना, हम अगर मैं एग्जांपल लूं, एक कंसीडर करता हूं, तो एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि यहां पर मान लो 16 में एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करता हूं मैं, सिर्फ 5 3 जा 15, तो हमारे क्या मिल गया 1। ये क्या बोला जाता था, ये कोशेंट बोला जाता था, ये रिमाइंडर बोला जाता था, ये कोशेंट, ये जो नीचे बच जाते हैं ये रिमाइंडर बोला जाता था, राइट। और ये क्या बोला जाता था, ये डिवाइजर बोला जाता था, क्योंकि डिवाइस डिवाइड कर रहा है। और ये डिविडेंड बोला जाता था, ये डिविडेंड बोला जाता है। आप लोग भूल रहे हो तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज बोली जाती थी तो इसमें एक फॉर्मूला होता था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाता था। डिविडेंड मतलब आपने 16 लिया था, डिवाइजर आपका 5 था, इनटू कोशेंट दिया था +1, तो 5 प्लस इनटू 3 15 + 1 इक्वल्स टू 16 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्या पॉलिनोमियल में भी ये फॉलो होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल को, एक बड़े पॉलिनोमियल को हम एक छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल के केस में भी ये आपका फॉलो होगा, ये वाला रूल। तो कैसे फॉलो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा पॉलिनोमियल है, एक छोटा पॉलिनोमियल है, आपको उस छोटे पॉलिनोमियल को बड़े पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, राइट। जो भी आंसर आएगा नीचे जो बचेगा वो क्या बोला जाएगा, रिमाइंडर बोला जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या बोला जाएगा, उसे रिमाइंडर बोला जाएगा बेटा। तो इसके बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मान लो यहाँ पे इसमें मैं देखता हूँ, अगर मान लो मुझे ये डिवाइड करना है तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो, जो भी बचेगा नीचे वो मतलब रिमाइंडर होगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। आप इससे प्रोसेस लिख लेना, स्टेप 1 कैसे करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में एक चीज ध्यान रखना, आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन आपको ये ऐसे लिख देता है, मान लो 3x माइनस माइनस का 3x प्लस x² माइनस 10, इसको डिवाइड करना है बाय x प्लस 2। ये दे दिया आपको क्वेश्चन मान लो। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये जो पावर है ये डिवाइजर की, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपकी सबसे हाईएस्ट पावर पहले आनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² पहले आएगा, -3x आएगा, देन -10 आएगा। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की पहले आनी चाहिए, देन आप फिर डिवाइड स्टार्ट करेंगे। तो देखो डिवाइड हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे करते थे वैसे, x² माइनस 3x माइनस 10 डिवाइड किससे करना है, x प्लस 2 से करना है। डिवाइड x प्लस 2 से करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप स्टेप को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद भूल जाए तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन की कौन सी टर्म चाहिए, तो वो जो फर्स्ट टर्म होगी क्वेश्चन की, जो टर्म आएंगी वो कैसे निकलेगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन टर्म, ठीक है। तो आपको याद है क्वेश्चन टर्म, क्वेश्चन टर्म कैसे निकलती है बेटा, जो अंदर हाईएस्ट पावर होती है, जो कि यहाँ पर x² है, उसे डिवाइड कर देना है इसकी हाईएस्ट पावर से, x। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक x ही बचेगा, यानी कि जो क्वेश्चन की टर्म आएगी वो x है। क्लियर, जो क्वेश्चन की टर्म आएगी वो x ही आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करो ऊपर,
एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का साइन प्लस लगा दिया, एक्स का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2x लग गया। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे 16 को 15 से डिवाइड करते थे तो 5 3 जा 15 होता था, ये तो प्लस का होता था ना, तो हम इसका साइन माइनस क्यों कर देते थे? क्योंकि डिवीजन में एक रूल है, जो भी हम इसको 5 into 3 15 करके लेकर आए हैं, वो हम उसका सब्ट्रैक्शन निकाल देते। तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जो भी यहाँ पे नंबर आता था मल्टीप्लाई करके, उसका साइन हमें अपोजिट करना होता है। ये बात बेसिकली बस ध्यान रखना, जो भी आएगा उसका साइन हमें क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। अगर अपोजिट साइन करोगे तो ये जो पूरी टर्म आएगी इसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का हो गया इसका फाइनल साइन, और इस प्लस को इसका फाइनल साइन क्या हो गया, माइनस। तो बेटा ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। बेटा ये माइनस का 3x, ये माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि साइन माइनस का आएगा, माइनस का 5x और माइनस 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी कॉपी होके आ जाएगी। अब क्या आएगा, अब क्वेश्चन में क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, जो आपका बचता जाएगा उसकी हाईएस्ट पावर को ऊपर वाले से डिवाइड कर देना है। तो वहां पे हाईएस्ट पावर है 5x और यहाँ पर है x, तो बेटा x से x कैंसिल, -5 आएगा वहां पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। कोई माइनस नहीं यूज नहीं करना, प्रोसेस है हमारे पास, सारी चीजें प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो -5 का मल्टीप्लाई करो उधर, -5 का इधर मल्टीप्लाई किया तो -5x, -5 का इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो -10। बेटा साइन का क्या रूल है, साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का नहीं वाला वर्ड, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका फाइनल साइन प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 0। यानी कि बेटा आप इस तरीके से इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, x 5 मिल गया। इस तरीके से ये रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकालना हमने कि 0 बच रहा है। क्या हमारे पास कोई और तरीका भी है रिमाइंडर थ्योरम निकालने का? तो बिल्कुल बेटा, रिमाइंडर थ्योरम निकालने का हमारे पास एक और तरीका है। क्या तरीका है, यही देखो उस तरीके को। तो तरीका ये कहता है, अगर मैं इसको लेकर चलूं कि बेटा अगर मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर -3x -10, यही तो पॉलिनोमियल था मेरा, है ना? और मेरा डिवाइड किससे करना था, x + 2 से। तो जिससे डिवाइड करना होता है, जिससे डिवाइड करना है आपको x + 2 से, x + 2 से डिवाइड करना है आपको। तो x + 2 से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। क्योंकि अगर मान लो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द रिमाइंडर इफ x स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय x + 2, तो इस केस में क्या हमें इतना लंबा डिवाइड करना है? नहीं बेटा, इस केस में इतना लंबा डिवाइड नहीं करना, क्योंकि बस रिमाइंडर बताना था। तो जिससे डिवाइड करना है उसे इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू वहां से आ जाएगी कुछ भी। जो x की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जैसे -2 आ रहा है, इसको रख दो यहाँ पर px में, तो p -2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर -3 इंटू -2 एक्स की वैल्यू और -10। -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है। -3 इंटू -6 कितना होगा, प्लस का 6 होगा एंड -10 होगा। तो 4 + 6 10 और -10 इक्वल टू 0। यानी कि हमें ये डिवाइड करना नहीं है। अगर फाइंड द रिमाइंडर क्वेश्चन आ जाए, हमें डिवाइड करना ही नहीं है, हमें जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है पहले स्टेप में उसे इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू हम डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में रख देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। आप देख रहे होंगे वहां पे भी 0 और वहां पे भी 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बल्कि बस इस छोटी सी बात से। ठीक है, अब एक और चीज क्लियर रखना, एक और चीज क्लियर रखना, जिस तरीके से आपने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला है, उसी सेम तरीके से बेटा आप किसी भी नंबर का फैक्टर चेक कर सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कैसे चेक करेंगे, एक चीज बताओ, अगर हम 4 को 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें बेटा, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 0, है ना? अगर बेटा मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1। यानी कि एक बात क्लियर, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं
कि बेटा अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पे, तो वो जो नंबर है वो फैक्टर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो डिवाइड करने वाला है, अगर उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड करने वाला फैक्टर हो गया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, 2 फैक्टर नहीं होगा। देख रहे हो ना, 2 5 का फैक्टर ही नहीं होता, 2 4 का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड करने पे उसे 0 देता है। वो फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है। तो ये बात क्लियर, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से कि अगर हमारा कोई पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, नहीं तो वो फैक्टर नहीं है। यही से एक फैक्टर, ये आप इसके स्टेप्स लिख लेना जो मैंने आपको समझाया, ये उसी के स्टेप्स है। ठीक है, हम यहां से निकाल सकते हैं। हाँ, पहले हम इसी रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। अभी कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर। अब देख रहे हो ना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ a की पावर 4 प्लस a की पावर क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज डिवाइड बाय a माइनस 1। क्या बेटा इतने लंबे को डिवाइड करेंगे a माइनस 1 से? नहीं करना। क्या करना है फिर? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा आपको कुछ नहीं करना है। इस पोलिनोमियल को आपको देखना है कि हमें ये चेक करना है कि क्या हम इससे a-1 से पूछ रहे हैं ना, वो a-1 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो a-1 से डिवाइड करने के लिए अगर हमने कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए a-1 को इक्वल टू 0 रख देंगे। a-1 को इक्वल टू 0 रखने के बाद जो a की वैल्यू आएगी उस पूरे पोलिनोमियल में हम a की जगह 1 1 रख देंगे। अगर हमने 1 रखा पूरे पोलिनोमियल में तो हमें आंसर क्या मिला बेटा, हमें आंसर मिला 2। तो जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। पॉइंट क्लियर है ना सबको? अच्छे से क्लियर होना चाहिए हर पॉइंट। ठीक है, तो समझ गए ना? तो रिमाइंडर के लिए आपको डिवाइड नहीं करना था पोलिनोमियल, ठीक है ना, पूरे डिवाइड नहीं करना है पोलिनोमियल। अगर आपसे कहेगा इस क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर बताओ, इस इतने बड़े पोलिनोमियल का रिमाइंडर बताओ इससे डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करना नहीं है बेटा, सीधे सीधे उसको वैल्यू को हमें क्या कर देना है, इक्वल टू 0 रखना है। वहां से जो वैल्यू आएगी उसकी उस पूरे नंबर वेरिएबल में उसकी जगह वो वैल्यू देनी है। एंड सेकंड जो आपका आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया ना? रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट करने का आएगा, नहीं आएगा? रिमाइंडर थ्योरम का क्या क्वेश्चन इस तरीके से निकालने के लिए आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्लियर है? पेपर भी बात करते चलिए क्या क्या पेपर में आने वाला है। फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल जैसे रिमाइंडर थ्योरम लगाया है वैसे ही फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। फैक्टर थ्योरम के आप ये स्टेप्स तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बता देता हूं कि क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है। चेक वेदर, ये पोलिनोमियल क्योंकि px या किससे डिनोट कर सकते हैं, gx से भी डिनोट कर सकते हैं। चेक वेदर x minus 1 3 is the factor of px equals to x cube minus 4x square plus 6 is using factor theorem। कह रहा है कि चेक करो कि ये जो फैक्टर है gx क्या है, ये फैक्टर है क्या इस वाले पोलिनोमियल का। और पोलिनोमियल बेटा खूब आगे नहीं, बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, लेकिन उसने बोल दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, एक ही रूल है बेटा पोलिनोमियल चैप्टर में, चाहे रिमाइंडर चेक करे चाहे फैक्टर चेक करे, एक ही बात है। जिसको आपको रिमाइंडर डिवाइड करवाना था या फैक्टर थ्योरम में जो चेक करने के लिए कह रहा है कि फैक्टर है नहीं, यानी कि सबसे छोटा वाला पोलिनोमियल, उसको इक्वल टू 0 रख देना है, हमें ये पता है। उसको इक्वल टू 0 रख देना है, हमें ये पता है। तो बेटा अगर मैं इसको x 3 को इक्वल टू 0 रख दूं तो मेरे को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब मुझे इस पूरे पोलिनोमियल में, इस पूरे पोलिनोमियल में बेटा मुझे क्या रख देना है, 3 रख देना है। इस पूरे पोलिनोमियल में मुझे x की जगह 3 रख देना है। जैसे ही मैंने इसको 3 रखा तो मेरे को रिमाइंडर आ गया, तो मेरे को मिल गया आंसर 0। अगर बेटा एक बात क्लियर रखना, अगर अभी मैंने जैसे समझाया कि अगर आपका रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने पे अगर कोई वैल्यू बचती है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आता है, रिमाइंडर बचता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया। तो बेसिकली इसी तरीके से रिमाइंडर में हम क्या करते थे ना, वैल्यू पहले इक्वल टू 0 रखते थे, जो वैल्यू आती थी उसे पूरे पोलिनोमियल में रख देते थे। अगर वैल्यू आती थी तो वो रिमाइंडर होता था। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, इसका मतलब होगा x 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया ना? अच्छे से क्लियर है ना सबको? ठीक है, एग्जांपल 2 ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x 1 is a factor of px equals to ax। अब इसने बोल ही दिया कि आप ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इफ ये अगर ये फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ।
तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर ये फैक्टर है तो हमें x - 1 = 0 रखना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। अगर x = 1 आ गया बेटा तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल में x जहां जहां दिखेगा आपको वहां वहां आप 1 रख देंगे। अगर जैसे ही आप 1 रखेंगे, हाँ, तो x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल में कहां रख देंगे, जहां पे x है वहां 1 रख देंगे। अब जो कि फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो क्या आना चाहिए, इसका इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ये नंबर कहां जाएंगे, नंबर के पास जाएंगे, तो √2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू k²। बेटा k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट चल जाएगा, √2 - 1, ये k की वैल्यू आपकी आएगी। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, वो फैक्टर बोल रखा है तो इसका मतलब वैल्यू पुट करने पे जो भी इक्वल टू आएगा वो 0, ठीक है। चेक करने के लिए कहेगा तो हम इक्वल टू जो नहीं रखेंगे, हम इक्वल टू रखाएंगे, जो इक्वल टू में अगर 0 आ गया तो वो पॉलिनोमियल फैक्टर है, नहीं तो क्लियर। जरा सी छोटी बात मगर मॉडल। तो बेटा फैक्टराइजेशन कैसे निकल सकता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल 3 मेथड से निकल सकता है, ये मैं 10th क्लास तक का बता रहा हूं आपको। बाय टेकिंग आउट द रिमाइंडर, बाय टेकिंग आउट द कॉमन, बाय ग्रुपिंग, बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो आप आपके स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ना है, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, ये 10th क्लास तक हम अभी इसको एंड में लेंगे, एल्जेब्रिक, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप सब लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नोट कर लो, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पॉलिनोमियल में सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल करने वाली है। 3 मार्क्स का सबका बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओलंपियाड में आइडेंटिटी से पक्का क्वेश्चंस आता है, यूपीजीएससी हो चाहे एनटीएससी हो, सब में ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आप आइडेंटिटी से याद कर लो, ये बहुत लंबी लंबी आइडेंटिटीज नहीं है, बहुत छोटी आइडेंटिटीज है। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। x - y का होल स्क्वायर क्या होगा, x² - 2xy + y²। x + y, x - y, x² - y²। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारी याद कर लो। सारी याद करनी, हाँ जी सारी याद। सिक्स आइडेंटिटी, x + y का होल क्यूब, ठीक है। तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y, या x³ + y³ + 3x² + y²। ये आपको याद करनी है सारी, लिख लीजिए जल्दी। विजिबल है, क्लियर है सबको, विजिबल। x - y का होल क्यूब, तो ये भी करो, ठीक है। ये बहुत आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो आपके सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये आइडेंटिटी तो आपसे पूछेगा ही, ये आइडेंटिटी तो आपसे पूछेगा ही। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल्स टू x + y + z, फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में स्टार्ट होगा x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को अगर मैं यहां से, ये था ना x³ + y³ + z³ - 3xyz, अगर मैं खाली ये वाली वैल्यू निकालना चाहूं तो ये -3xyz का आंसर हो जाएगा, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर x + y + z = 0 हो जाए, मतलब अगर x + y + z = 0 हो जाए, तो यानी कि x + y + z अगर ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो ये सबको क्या कर देगा, ये सबको 0 कर देगा, तो आपका क्या बच जाएगा, x³ + y³ + z³, यानी कि इधर ये बच जाएगा और इधर पूरे टर्म 0 हो जाएगी, तो ये x³ + y³ + z³ किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3xyz के इक्वल आ जाएगा, तो ये माइनस टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछता है इफ x + y + z = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और कुछ लंबी सी टर्म दे देगी, तो उसकी वैल्यू का लंबा सा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ आपको क्या निकालना है, 3 × x × y × z, ये आपको डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसको देख लो, फैक्टराइज करना है आपको, 8x³ 27/2 36x², 54x²। तो हमें फैक्टराइजेशन करना आता है सबको, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, हम
हम इसको देखेंगे कि ये बन क्या रहा है। सबसे पहले ना आप यही इस 2 की टर्म ही देख लिया, तो ये क्या बन रही है, 8 होता है हमारा 2, इसका हो गया 2, ये होता है इसका बेटा 3, ये हो गया y का 2। बेटा आप देखो ये आइडेंटिटी क्या बन रही है हमारी, अगर हम ये देखें तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी है अभी आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो बेटा अगर मैं लिखूं 3 और एक टर्म कौन सी है ये, इसका स्क्वायर, ऑटोमेटिक आप बस दो टर्म फोकस करके आप आगे कर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इनटू b, इनटू b कितनी है 3y। अब आप देखोगे आपको यही मिलेगा, 3 इनटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इनटू 3 12, 12 इनटू 3 36, 36 x स्क्वायर y प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3a एज इट इज और b का स्क्वायर, अब b टर्म ऑफ 3y का स्क्वायर। ठीक है, तब आपके जब आपको सीधे सीधे पता पड़ गया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, ये आपको पता है ये किसकी आइडेंटिटी है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी। तो ये किस आइडेंटिटी का बन रहा है, आइडेंटिटी 6 बन रही है a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये x प्लस y का होल क्यूब बन रही है पूरी आइडेंटिटी, अगर हमने स्प्लिट करके लिख लिया तो इसका मतलब ये इतना लंबा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ x प्लस b a प्लस b का होल क्यूब सॉल्व कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x, b की वैल्यू कितनी है 3y, इसका होल क्यूब सॉल्व कर देंगे, तो यानी कि ये इसके फैक्टर हो गए a प्लस b का होल क्यूब। अब इस होल क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो ब्रैकेट के अंदर उसे 3 टाइम लिख देना, जितनी पावर होती है उसे उतनी टाइम लिखना होता है। तो उसका a फैक्टर ये हो गया, a फैक्टर ये हो गया, a फैक्टर ये हो गया, आर द फैक्टर्स ऑफ द। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूं ये वाला पॉइंट। आपको इसके फैक्टर करना था, इसके फैक्टर निकालने थे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो टर्म जो सूखी दो टर्म है उनको फैक्टर ढूंढो, आपको इजीली मिल गया कि एक फैक्टर 2x क्यूब है, एक 3y क्यूब है। अब आइडेंटिटी आपको पता पड़ गया होगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब किस आइडेंटिटी में आता है, ये a प्लस b क्यूब की होल आइडेंटिटी में आता है। a प्लस b क्यूब होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में बन रही है, तो हमें ये राइट हैंड साइड तो दिख रही है, इस राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब हमें यहाँ से लिख दिया, और a प्लस b का होल क्यूब अगर आपने लिख दिया तो इसको हम ये फैक्टर हुआ इसके, और इसकी पावर कितनी है 3, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये इसके आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, क्लियर है, इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसके देख लो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर की टर्म स्प्लिट करो। तो स्क्वायर की टर्म आप देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये टर्म किसकी मिल रही है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपको ये टर्म मिलती जाएंगी 2x स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सारा फॉर्मूला यहां तक लिख लिया आपने, इक्वल्स टू ये किसका बना है, पहली चीज मिल रही है आपको 2x स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस का जो लगाया वो तो प्लस का था, क्योंकि आपको ये टर्म देखनी पड़ेगी जो आगे की टर्म दे रखी है उसमें माइनस साइन कहां पर है। तो माइनस साइन आपको उस क्वेश्चन में ही आपको दो जगह दिख रहा था बेटा, तो दो जगह में दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो दोनों टर्म्स में आप देखेंगे कि y ही कॉमन है, ना तो z कॉमन है ना x कॉमन है। तो बेटा अगर जहां भी आप y लगाओगे वहां पे आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगा दोगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा था, आपको इसके फैक्टर करने थे, है ना, आपको इस पूरे क्वेश्चन से फैक्टर करने हैं। तो आपको पता है पहली टर्म क्या बन रही है 2x का स्क्वायर, दूसरी टर्म y का स्क्वायर बनना है क्योंकि y हमारा माइनस है इसलिए माइनस का y का स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अब क्या बनना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a टर्म आ गई आपकी ये वाली, 2x b टर्म आ गई ये प्लस 2bc, तो 2b ये वाली टर्म cz है प्लस 2ca, ये बन गई। तो ये राइट हैंड साइड किसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस पूरी इक्वेशन को आप देख रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगा कि राइट हैंड साइड किसका फॉर्मूला हो गया कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मतलब आपकी a टर्म है ये, b टर्म है आपकी ये, c टर्म है आपकी z। तो आपने क्या कर दिया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, क्योंकि ये राइट हैंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आपको याद करके आप लोग आइडेंटिटी में आए हो। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें हो गई, और ये जब क्योंकि दो बार लिखा होगा तो इसको हम क्या करेंगे दो बार लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। क्लियर है ना, तो आइडेंटिटी इसलिए याद होना चाहिए आपको, 3-4 मार्क्स यहीं से आएंगे, आपको ये पूरा याद होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट द होल सेशन। ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इन आइडेंटिटीज को याद करना इसलिए भी जरूरी नहीं है कि आपको फैक्टर्स निकालना, क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं याद है ना तो आपके फैक्टर्स भी इजिली नहीं निकल पाएंगे, आपके फैक्टर्स भी इजिली नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आपको ये आइडेंटिटीज याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत बेसिक्स आइडेंटिटी है, कोई भी ऐसी कठिन आइडेंटिटी नहीं है, आप लोग इजिली याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्वेश्चन यही होगा, अगर आइडेंटिटीज पता है तो इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि पोलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे, और पोलिनोमियल का फैक्टर निकालने का रिजल्ट जरूर आने वाला है, ठीक है, जरूर क्वेश्चन आएगा। तो बस डू वन थिंग, आप इस आइडेंटिटीज के क्या करो, आप इस आइडेंटिटीज को लिख लो, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अलावा आइडेंटिटीज है? आइडेंटिटीज आपको इसके अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही आइडेंटिटीज याद कर लो, ठीक है। और इन आइडेंटिटीज को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी पता होंगी तभी आप फैक्टर्स इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अच्छा ये इस तरफ से राइट हैंड साइड ये बन गई क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड देगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको खुद निकालनी है। तो वो कब पता कर पाओगे? जब राइट हैंड साइड का फॉर्मूला देख के लेफ्ट हैंड साइड का उसका इक्वल को बता पाओगे कि अच्छा ये वाला स्प्लिटिंग मेथड है, इतना बड़ा दे रखा है क्वेश्चन में, बेटा हमें इसकी राइट हैंड साइड लिख देंगे सिर्फ x + y का होल स्क्वायर, और दोबारा तो इसलिए आंसर में दोबारा इसके फैक्टर लिख देंगे। बस इतना सा है ये पॉलिनोमियल चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा होगा सेशन। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, स्प्रेड आउट दिस होल सेशन, सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब इनको सेंड करिए जो जिन जिन लोगों का टारगेट हो जाए। अभी हम बेसिकली सारे चैप्टर्स के क्या करने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं ताकि ये सारे कंसेप्ट्स खत्म हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईआईटी जेईई यूपीएससी एनटीएससी ओलंपियाड सारे क्वेश्चंस डालेंगे ताकि आपका बेसिक्स टू एडवांस सारा खत्म हो जाए। बोर्ड की भी प्रिपरेशन आपकी यहीं से यहीं खत्म हो जाएगी। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जस्ट डू योर वर्क हार्ड एंड वी विल मीट सून। Till then, just subscribe this session, like this session, and enjoy hard.